हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे बीएजी पॉलिटिकल साइंस बीपीएससी 131 के खंड 1 में इकाई 1 राजनीति क्या है, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजनीतिक शक्ति का वैध उपयोग। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर, राजनीतिक शक्ति का वैध उपयोग। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मुद्दा यह है कि हालांकि राज्य बल पर निर्भर करता है, यह अकेले बल पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ शक्ति का वैध उपयोग की धारणा आती है कि यहाँ शक्ति के वैध उपयोग का विचार आता है कि शक्ति सामान्य रूप से और इसलिए राज्य की शक्ति को विभिन्न तरीकों से प्रयोग किया जा सकता है। दबाव शक्ति का एक नया रूप है और शायद इसे समझने में सबसे आसान है, लेकिन यह केवल एक ही प्रकार का नहीं है। सभी शक्ति संबंधों को एक मूल प्रारूपों के आधार पर नहीं समझा जा सकता। यदि तर्क और ज्ञान की ताकत के माध्यम से एक व्याख्याता छात्रों को अपने विचारों को बनाने में मदद करता है, तो ऐसा व्यक्ति एक प्रकार की शक्ति का प्रयोग करता है, हालांकि छात्रों की इच्छा के विरुद्ध नहीं। इस बिंदु से अधिक सत्ता के सभी धारक उन लोगों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं जो अपने शासन के अधीन होते हैं, और जिस शक्ति को वे मिटा देते हैं उसकी सत्यता और न्याय में विश्वास करते हैं। लोगों की सहमति बनाने के लिए औचित्य का यह प्रयास वैधता की प्रक्रिया का गठन करता है। इसे सत्ता से अलग करने के लिए उचित या स्वीकृत शक्ति को सत्ता के रूप में संदर्भित किया जा सकता है, क्योंकि यह केवल प्रतिबंधों के डर के कारण वैध शक्ति या अधिकार की ऐसी स्थिति में लोग पालन करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करना सही है। वे मानते हैं कि जो भी कारण हो कि शक्ति धारकों को उनकी अग्रणी भूमिका की अनुमति है, उनके पास वैध अधिकार है, आदेश देने का अधिकार है। सत्ता के हाल के एक विश्लेषक के शब्दों में वैध प्राधिकरण एक ऐसा शक्ति संबंध है जिसमें सत्ता धारक की पास आज्ञा का अधिकार होता है और शक्ति का विषय एक आज्ञाकारिता का पालन करना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं वैधीकरण पर मैक्स वेबर के विचार। वेबर के अनुसार तीन प्रकार के वैधीकरण हैं, अर्थात तीन विधियां जिनके द्वारा शक्ति के क्षेत्रीकरण को उचित ठहराया जा सकता है। पहला प्रकार पारंपरिक वर्चस्व से संबंधित है, जिसके फलस्वरूप शक्ति उचित है क्योंकि सत्ताधारक परंपरा और आदत के लिए अपील कर सकते हैं। अधिकार हमेशा व्यक्तिगत रूप से या उनके परिवार में निहित होते हैं। दूसरा प्रकार करिश्माई वैधता है, जिसका पालन नेता द्वारा प्रदर्शित असाधारण व्यक्तिगत गुणों के कारण लोग शक्ति धारक संज्ञा का पालन करते हैं। अंत में तीसरा प्रकार कानूनी तर्क संगत प्रकार का है। कपितः व्यक्तियों की आज्ञाओं का पालन करते हैं जो विशिष्ट नियमों द्वारा कड़ाई से परिभाषित सामाजिक वर्गों में कार्य करने के लिए अधिकृत है। कोई भी यह कह सकता है कि पहले दो प्रकार एक व्यक्तिगत प्रकृति के हैं, जबकि कानूनी तर्क संगत एक प्रकार की प्रक्रियात्मक चरित्र को दर्शाता है। जैसे यह राजनीतिक प्राधिकरण की आधुनिक अवधारणा से मेल खाती है, जैसा कि वेबर कहते हैं कि राज्य के सेवक द्वारा और सत्ता के उन सभी पदाधिकारियों द्वारा प्रयोग किया जाता है जो इस संबंध में उनके सदृश है। यह स्पष्ट है कि किसी भी प्रणाली में शक्ति धारक अपनी शक्ति को वैध रूप में स्वीकार करना चाहते हैं। उनके दृष्टिकोण से देखा जाए तो शक्ति के इस्तेमाल में इस तरह की स्वीकृति काफी सारा खर्चा करवा देती है। लोग स्वतंत्र और स्वेच्छा से पालन करेंगे। जबरदस्ती के साधन फिर लगातार प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं होगी। वे इसके बजाय उन लोगों पर केंद्रित हो सकते हैं जो शक्ति की वैधता को स्वीकार नहीं करते हैं। किसी भी राजनीतिक प्रणाली में नियमों का अनुपालन करने वाले केवल इसलिए होंगे क्योंकि गैर अनुपालक को दंडित किया जाएगा। स्पष्ट रूप से हालांकि किसी भी राजनीतिक प्रणाली की स्थिरता उस हद तक बढ़ जाती है, लोग स्वेच्छा से नियमों या कानूनों का पालन करते हैं क्योंकि वे स्थापित आदेश की वैधता को स्वीकार करते हैं। इसलिए वे आदेश जारी करने के लिए नियमों द्वारा सशक्त लोगों के अधिकार को
पहचानते हैं। वास्तव में सभी राजनीतिक प्रणालियों को सहमति और जबरदस्ती के संयोजन के माध्यम से बनाए रखा जा सकता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, वैधता राजनीतिक विज्ञान का केंद्रीय सरोकार। ये कारण है कि जिनकी वजह से सी राइट मिल्स कहते हैं कि वैधता का विचार राजनीतिक विज्ञान की केंद्रीय अवधारणाओं में से एक है। राजनीति का अध्ययन उन तरीकों से केंद्रित होता है जिनके द्वारा सत्ता के धारक अपनी शक्ति को उचित ठहराने की कोशिश करते हैं, और जिस सीमा तक वे सफल होते हैं शक्ति न्याय संगत है, और वे किस हद तक सफल होते हैं। किसी भी राजनीतिक प्रणाली का अध्ययन करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि लोग मौजूदा शक्ति संरचना को उस कोटि के रूप में स्वीकार करने के लिए जांच करें, और इस प्रकार दबाव से अलग समझौते पर संरचना बाधित होती है। शक्ति के वास्तविक औचित्य का पता लगाना भी महत्वपूर्ण है जो पेश किए जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वे विधियां जिनके द्वारा एक प्रणाली की शक्ति को वैध बनाया जाता है, यह जैसा कि अभिजात्य सिद्धांतकार मोस्का बताते हैं कि राजनीति प्रणाली का राजनीतिक सूत्र है। वैधता का प्रश्न इसके अलावा स्थिरता और राजनीतिक प्रणालियों के परिवर्तन के विषय से निपटने में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सहमति दी जा सकती है कि या वापस ली जा सकती है कि हाल के दिनों में दक्षिण अफ्रीका के मामले को उदाहरण के रूप में उद्धृत किया जा सकता है। इसी तरह पोलैंड की, जहां ऐसा लगता था कि जार जेलेंस्की शासन की पर्याप्त लोकप्रिय तत्वों की नजर में बहुत कम वैधता थी। मुद्दा यह है कि ऐसी स्थिति में एक शासन को मुख्य रूप से बल पर निर्भर रहना पड़ता है। यह तब खुद अधिक अनिश्चित स्थिति में पाता है, कमजोर और भाग्यवर्धक घटनाओं के प्रभाव के लिए खुला होता है। प्रणाली काफी समय तक जीवित रह सकती है, हालांकि एक बार जब यह सहमति से कहीं अधिक बल हो जाता है तो क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए कोई शर्त स्वयं प्रस्तुत नहीं होती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अवैधीकरण की प्रक्रिया। यह बताता है कि क्योंकि एक क्रांति अक्सर ऐसी अवधि से पहले होती है जब संगठन के नियंत्रित विचार निरंतर आलोचनाओं के विषय होते हैं, इसे अवैधीकरण की प्रक्रिया भी कहा जा सकता है, जिसके तहत विचार जो शक्ति की मौजूदा संरचना को सही ठहराते हैं हमले के दायरे आते हैं। फ्रांस में प्राचीन शासक के पतन से बहुत पहले दैवीय अधिकार और निरंकुशता के विचारों का दार्शनिकों पूर्ण राज्यों के आलोचकों ने उपहास और खंडन किया था। अवैधीकरण के इस तरह के आंदोलन ने पुरानी व्यवस्था की नींव को कमजोर करने में योगदान दिया। इसने अपनी क्रांति को उखाड़ फेंकने का रास्ता तैयार किया। एक मामला आधुनिक समय में वाइमर गणराज्य का हुआ, जब जर्मनी आबादी के बड़े हिस्से ने लोकतांत्रिक शासन में विश्वास खो दिया और कम्युनिस्ट विकल्प के डर से हिटलर की नेशनल सोशलिस्ट पार्टी को अपना समर्थन दे दिया। नतीजा यह था कि बिना संघर्ष के गणतंत्र का पतन हो गया। इसी तरह के कारणों को पूरे यूरोपीय महाद्वीप पर समान प्रभाव था। उदार लोकतंत्र की कई पश्चिमी प्रणालियों को उखाड़ फेंका गया और फांसीवादी या अर्ध फांसीवादी सत्तावादी प्रणालियों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जैसा कि इटली, स्पेन, ऑस्ट्रिया और हंगरी में हुआ था। निष्कर्ष एक सामान्य अर्थ में है, यह होना चाहिए कि कोई भी विषय अपनी स्थिरता खो देता है क्योंकि वह अपने विषयों की दृष्टि में वैधता का आनंद लेना बंद कर देता है। अंत में यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सामान्य समय में भी वैधता की अवैधता की प्रक्रिया किसी भी राजनीतिक प्रणाली की अस्थायी विशेषताएं हैं। वैधता की प्रक्रिया मौजूदा व्यवस्था की वैधता के लिए उपलब्ध कई मार्गों के माध्यम से कम या ज्यादा सूक्ष्म तरीके से की जाती है। वैध विचारों को शिक्षा के शुरुआती चरणों से इसमें शामिल किया जाता है। विभिन्न प्रकार के सामाजिक संपर्क के माध्यम से यह फैलाया जाता है कि, और विशेष रूप से प्रेस, टेलीविजन और अन्य बड़े पैमाने पर मीडिया के प्रभाव से यह फैलता है कि विचार जो स्वीकार किए जाते हैं या व्यवस्था की सीमाओं के भीतर माने जाते हैं, पाठकों, श्रोताओं और दर्शकों पर लगभग थोपे गए होते हैं। कार्यकलाप जो उन सीमाओं से परे हो जाती हैं, गैर कानूनी रूप में विद्यमान होते हैं। इसे बहुत अप्रभावित बनाने के लिए यह राजनीतिक विकल्पों की एक श्रृंखला को बंद कर देता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, जोड़ तोड़ की स्वीकृति या सहमति।
विध्वंसक विचारों को उत्पन्न होने से रोकने के लिए अभी भी अधिक प्रभावी तरीके उपलब्ध है। वे स्रोतों के बीच में भी रोक सकते हैं। वे स्रोत जो राजनीतिक सिद्धांत की अवधारणा और उसके प्रति सचेत होते हैं, यहाँ तक कि अवचेतन मन के प्रति भी। सत्ता का एक महत्वपूर्ण आयाम लोगों की चेतना को प्रभावित करने और उन्हें ढालने की क्षमता है, ताकि वे वैकल्पिक संभावनाओं से अवगत हुए बिना मौजूदा मामलों की स्थिति को स्वीकार करेंगे। पहले सहमति है, फिर सहमति में हेराफेर हो जाता है। एक निश्चित सीमा तक हम सभी राय का वातावरण से प्रभावित है। ये ऊपर की तरफ बढ़ते हुए ऊंचाई पर एक ऐसी स्थिति की ओर ले जाता है जहां दिमाग काम करना बंद कर देता है। छल योजना को एक अखंड लोकप्रिय मानसिकता बनाने के लिए राज्य का जानबूझकर उद्देश्य बनाया जाता है। ऐसा नाजी जर्मन में गोएबल्स के प्रचार यंत्र का उद्देश्य था, और यह भी किसी भी सर्वाधिकारवादी शासन का उद्देश्य है। सी राइट्स मिल्स ने इसे परिभाषित करते हैं कि हेराफेर या चालाकी शक्तिहीन के लिए अज्ञात शक्ति है। पीटर वास्ले बताते हैं कि जिन तंत्रों द्वारा चेतना में हेरफेर किया जाता है उनका महत्व आधुनिक समाज में बढ़ता जा रहा है। मार्क्सवादी भाषा में इस तरह की जोड़ तोड़ की सहमति अंततः एक झूठी चेतना पैदा करेगी। उसके विरुद्ध यह तर्क दिया जाता है कि लोग स्वतंत्र होने के लिए और उदार लोकतंत्र व्यवस्था में अपनी पसंद को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है। वहां चेतना का हेरफेर संभव नहीं है। जोड़ तोड़ केवल वही हो सकता है जहां यह तर्क दिया जाता है, जहां भी लोग चुनने के लिए स्वतंत्र है लेकिन वास्तव में मौजूदा व्यवस्था का कोई विकल्प नहीं चुनते हैं। उदाहरण के लिए कट्टरपंथी परिवर्तनों के लिए प्रतिबद्ध पार्टियों का समर्थन करके यह मान लेना विश्वसनीय हो जाता है कि समाज की मौजूदा संरचना मोटे तौर पर लोग क्या चाहते हैं पर है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि राजनीति पसंद का महत्व स्वतंत्र रूप से उस विकल्प को व्यक्त करने की क्षमता को खत्म नहीं किया जा सकता। हालांकि लोग क्या चाहते हैं कुछ हद तक विभिन्न कारकों द्वारा अनुबंधित है। विकल्प शून्य में नहीं होता है। संक्षेप में, चुनाव को ही वैधता की प्रक्रिया के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त नहीं माना जा सकता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, राज्य के प्रशासन के कार्मिक अभिजात वर्ग। लघु सर्वेक्षण से हमें अब तक राजनीतिक समस्याओं के हिस्सा और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु उभरते हैं जो निम्नलिखित चर्चा में पुनरावृत्ति करेगा। वे मुख्य रूप से इस तथ्य से उपजी है कि राज्य शक्ति संरचित है या टूट गई है, इसलिए अलग अलग क्षेत्रों में बोलना चाहिए। यह पहले ही उल्लेख किया गया कि विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट संबंध राजनीतिक प्रणाली द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, जिसके भीतर वे एक साम्यवादी राज्य की आंतरिक संरचना की तरह काम करते हैं। एक और प्रश्न इन क्षेत्रों के कर्मियों को शामिल किया गया है। राज्य आखिरकार एक प्रशासन नहीं है। हालांकि राज्य का प्रशासन वाक्यांश का उपयोग किया जा सकता है। राज्य उन लोगों द्वारा संचालित संस्थानों का एक समूह है जिनके विचार और बुनियादी दृष्टिकोण बड़े पैमाने पर उनके मूल और सामाजिक वातावरण को प्रभावित है। राज्य अभिजात वर्ग की रचना राजनीति के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण समस्या है। जे.एस.सी. ग्रिफिथ ने अपनी पुस्तक द पॉलिटिक्स ऑफ द जुडिशरी में अभिजात वर्ग के अर्थ को हल के रूप में अध्ययन के संदर्भ में उदाहरण देकर समझाया है। यह दर्शाता है कि ब्रिटेन में व्यापक रूप में 5 पूर्णकालिक पेशेवर न्यायाधीशों में से 4 अभिजात वर्ग के उत्पाद है। यह आश्चर्यजनक नहीं है। राजनीतिक मामले के बारे में न्यायिक राय पर चर्चा करते हुए ग्रिफिथ को इन मामलों में दृष्टिकोण एक उल्लेखनीय स्थिरता मिलती है जो राजनीतिक राय की सीमा के काफी संकीर्ण हिस्से में केंद्रित है। यहाँ ध्यान दिया जाना चाहिए कि विभिन्न सिद्धांतों को दृष्टिकोण से इस प्रश्न के अलग अलग उत्तर दिए जाएंगे। अब राज्य अभिजात वर्ग की प्रकृति की संरचना कितना निर्णायक है। अभिजात वर्ग के सिद्धांत इस प्रकार में को सबसे अधिक महत्व देते हैं। उनके परिप्रेक्ष्य में एक राजनीतिक प्रणाली की प्रकृति उसके अभिजात वर्ग के विश्लेषण से सबसे अच्छा समझाया गया है। यह सत्तारूढ़ अल्पसंख्यक जो राज्य तंत्र को नियंत्रित करता है, इस परिप्रेक्ष्य में लगभग अब
कुछ नेताओं की प्रतिभा और क्षमताओं पर निर्भर करता है। नेतृत्व की कम गुणवत्ता के विनाशकारी परिणाम होंगे। इस कारण मैक्स वेबर जर्मनी के राजनीतिक नेतृत्व की प्रकृति से बहुत चिंतित थे। वह एक मजबूत संसद के पक्ष में थे, जिसका मानना था कि वे नेताओं को तैयार करने और जिम्मेदार कार्रवाई करने में सक्षम बनाने के लिए एक पर्याप्त प्रशिक्षण का मैदान प्रदान करेंगे। वैकल्पिक रूप से नेतृत्व नौकरशाही के हाथों में आ जाएगा, जिसके प्रशिक्षण और जीवन शैली ने उन्हें रचनात्मक नेतृत्व के लिए अनुपयुक्त सामग्री बना दिया। मार्क्सवादी सिद्धांत इस मामले को अलग तरह से देखती है। वे राज्य अभिजात वर्ग की प्रकृति को कम कर देते हैं। तर्क यह होगा कि उद्देश्य और राज्य गतिविधि का संकल्प अभिजात वर्ग द्वारा कम निर्धारित किया जाता है, लेकिन सामाजिक संदर्भ और आर्थिक ढांचे कहीं अधिक जिसके भीतर राज्य व्यवस्था स्थित है। इस दृष्टिकोण में राज्य प्रशासन को चलाने वाले कर्मियों की भूमिका की तुलना इस संरचना में कहीं अधिक महत्व रखता है। आमतौर पर संरचनात्मक सिद्धांत सरकार के सामाजिक ढांचों से उपजी बाधाओं पर जोर देते हैं, जिसके फलस्वरूप सरकार को काम करना होता है। फिर भी दो प्रकार की व्याख्या की जरूरत परस्पर अनन्य नहीं है। यह हमें एक अंतिम प्रश्न पर लाता है जो राज्य और समाज के संबंध से संबंधित है। वाक्यांश जिसे मार्क ने बोनापार्टिस्ट राज्य के लिए लागू किया था, इसकी शक्ति मध्य निलंबित नहीं थी, को सभी प्रकार की राजनीतिक प्रणालियों में लागू करने के लिए सामान्यीकृत किया जा सकता है। फिर भी कई समस्याएं खुद को प्रस्तुत करती है। समाज की शक्ति संरचना कैसे प्रभावित करती है? समाज की शक्ति संरचना कैसे प्रभावित और राजनीतिक नेताओं को विवश करती है? राज्य सामाजिक व्यवस्था को असमानताओं को कम करने या वैकल्पिक रूप से बनाए रखने और वैध बनाने के लिए किस हद तक हस्तक्षेप करता है? वास्तव में सिविल सोसाइटी राज्य के किस हद तक स्वतंत्र है? कुछ सिद्धांतकारों के लिए अधिनायकवाद की अवधारणा का अर्थ है कि एक ऐसा स्थान जहां राज्य को शक्ति द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है और इसलिए उसके पास कोई स्वतंत्रता नहीं है। समाज की शक्ति संरचना को कैसे प्रभावित करती है और राजनीतिक नेताओं को कैसे विवश करती है? राज्य सामाजिक व्यवस्था की असमानताओं को कम करने या वैकल्पिक रूप से बनाए रखने और वैध बनाने के लिए किस हद तक हस्तक्षेप करता है? वास्तव में सिविल सोसाइटी राज्य से किस हद तक स्वतंत्र है? कुछ सिद्धांतकारों के लिए अधिनायकवाद की अवधारणा का अर्थ एक ऐसी स्थिति का सुझाव देना है जहां समाज राज्य शक्ति द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित होता है और इसलिए उसके पास कोई स्वतंत्रता नहीं रहती है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने राजनीति क्या है में राजनीतिक शक्ति के वैध उपयोग के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।